नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। इस केमिस्ट्री पेज में हम लोग एक JEE और नीट वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराएंगे। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सब चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिवीजन होता है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज एंड कंबाइंड, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, और जो भी डाउट मेरे पास आएंगे वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व कराऊंगा। तो सब चीजों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, लिंक आपकी स्क्रीन के सामने है। सारे लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। तो आज हमारे पास है JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, जिसमें हम इस साल 2020 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। और कौन सा चैप्टर होने वाला है? चैप्टर होगा सॉल्यूशंस। तो बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, कौन सी डेट को हुआ था और कौन सी शिफ्ट में हुआ था, नीचे उसकी पूरी जानकारी है। तो बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं सीधा सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा। क्लियर? तो यहां पर जो है दो सॉल्यूट हमारे पास है, दो सॉल्यूट। सॉल्यूट नंबर 1, जिसको मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मानूंगा, CrCl3XNH3, ये एक सॉल्यूट है। और दूसरा सॉल्यूट है हमारे पास, सॉल्यूट नंबर 2, CaCl2। क्लियर? तो ये दो सॉल्यूट है। अब इस क्वेश्चन में ये x के बारे में पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होने वाली है। तो बच्चों देखिए, यहां पर जो है दोनों सॉल्यूट की मोलैलिटी दे रखी है। तो जो सॉल्यूट 1 है उसकी मोलैलिटी है 0.1, और जो सॉल्यूट 2 है उसकी मोलैलिटी है 0.05 m। क्लियर? तो दोनों की मोलैलिटी मैंने यहां पर रख दी है। अब आपको बच्चों इस सॉल्यूट 1 यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका x पता करना है। तो आपको x पता करने के लिए आपको I की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे जब ये कॉम्प्लेक्स डिग्रेड होगा, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमारा फोकस रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। क्लियर? अब देखिए बच्चों, I की वैल्यू को हम कहां से मालूम करेंगे? तो यहां पर दे रखा है कि इस सॉल्यूशन का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB इस सॉल्यूशन से दुगना है। तो यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 2 इंटू डेल्टा TB। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दोनों का हमने यहां पर लिख दिया है, ये दे रखा है। अब देखिए बच्चों, अब इस सॉल्यूशन के लिए हम डेल्टा TB पता करते हैं। तो डेल्टा TB होता है I इंटू KB इंटू M। क्लियर? तो यहां पर डेल्टा TB हो जाएगा, I की वैल्यू में मालूम नहीं, निकालना है। KB की वैल्यू यहां पर दे रखी है, तो हो जाएगा KB, और मोलैलिटी दे रखी है 0.1। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू 0.1 KBI, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए सेम, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। ठीक है? तो I की वैल्यू CaCl2 के लिए कितनी होती है? 3 होती है। तो हमने लिखा 3 इंटू KB, और M की वैल्यू है 0.05। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगी 0.15 KB। इतना हो गया। अच्छा, ये ऊपर मैंने लिखा ये डबल है ना? तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 0.15 KB यानी 0.3 KB। क्लियर? तो अब देखिए, दोनों इक्वेशन को, ये वाली और ये वाली इक्वेशन को आप साथ ले लो, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास डेल्टा TB इक्वल टू 2 डेल्टा TB, ऐसा था। ठीक? तो इस डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है? 0.1 KBI, और इसकी कितनी आई? 0.3 KB। ठीक है? तो यहां पर I की वैल्यू आ जाएगी
3, ये तो हुआ। तो बच्चों अब हमें क्या मिला कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा है, यहां लिखता हूं मैं इसको CrCl3 डॉट NH3, इसका जो आयोनाइजेशन है यानी टोटल आयन ये बनाता है 3 आयन बनाता है। और अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और इसमें यह भी बोला है कि जितने भी NH3 मॉलिक्यूल है वो सारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर का पार्ट है, यानी सारे NH3 मॉलिक्यूल लाइगेंड है। तो बच्चों 3 आयन ये कब बनाएगा, जब 2 काउंटर आयन होंगे। ठीक, तो काउंटर आयन NH3 हो नहीं सकता है, काउंटर आयन कौन होगा, Cl। तो इसका कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा, देखिए CrNH3 का होल 5 और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमने लगा दिया Cl2 और एक Cl अंदर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि एक Cl और 5 NH3 है और 2 काउंटर आयन है। तो टोटल आयन कितने बनेंगे, एक तो ये हो गया और 2 ये हो गए, तो I की वैल्यू 3 होगी। तो इसका मतलब अब NH3 कितने हैं, X = 5। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपकी स्क्रीन के सामने एक डायग्राम है जिसमें एक आइडियल गैस भरी है और जो आइसोथर्मली इक्विलिब्रियम है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये बोल रहा है जब इस आइडियल गैस का पिस्टन रिलीज किया जाता है तो नया वॉल्यूम क्या होगा। तो हमें वॉल्यूम मालूम करना है, तो पहले पुराना वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो हमारे पास है, इसके नंबर ऑफ मोल हैं कितने, 0.1 और बच्चों इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 1 और जो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है उसकी मोलालिटी है 0.5। क्लियर। तो बच्चों अब हमें सबसे पहले इस आइडियल गैस का प्रेशर मालूम करना है। ठीक, और प्रेशर मालूम करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, PV = nRT, है ना। तो P = nRT/V। ठीक, तो V तो हमें मालूम है, नंबर ऑफ मोल भी मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, T हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, T। तो अब देखो डेल्टा TF = KF × M × I, है ना। तो ग्लाइकोल जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू एक ही रहेगी। ठीक, तो अब देखो तो यहां पर जो है KF की वैल्यू दे रखी है 2.0 और मोलालिटी कितनी है बच्चों यहां पर 0.5। तो ये हो जाएगा 1। तो डेल्टा TF हमारे पास बच्चों कितना आया, 1। ठीक, तो अब हमें टेम्परेचर कैसे निकालना है, देखिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा TF = TF0 - TF। ठीक, तो ये TF हमें चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा TF है बच्चों 1 और जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 डिग्री केल्विन माइनस TF। तो बच्चों TF हो जाएगा 272 केल्विन। क्लियर। तो अब हमें TF मालूम चल गया यानी T। तो अब P की वैल्यू आ जाएगी, तो N है हमारे पास 0.1, R की वैल्यू है 0.08, T की वैल्यू है 272 और V है 1। तो यहां इसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 2.176। क्लियर। तो प्रेशर हमें मालूम चल गया। अब देखिए अब हमें वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, तो जब इसका प्रेशर रिलीज होगा तो एक नया वॉल्यूम हमें मिलेगा, तो इसको निकालेंगे P1V1 = P2V2 से। ठीक, तो यहां पे हमें V2 पता करना है, V2 पता करना है और बाकी तीनों वैल्यूम हमें मालूम है। तो प्रेशर हमारा कितना है, P 2.176 इंटू वॉल्यूम कितना है बच्चों 1 = जो हमारे पास P2 है वो भी 1 है और V2 हमें निकालना है। तो अगर यहां पे देखोगे तो बच्चों V2 की वैल्यू कितनी आएगी 2.18 dm3।
ये नया वॉल्यूम हमें मिल गया। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ये 2.18 DMQ। क्लियर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन पूछा है, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, उसको आप ढंग से पढ़ लीजिए। तो यहां पर दो सॉल्यूट है जिनका सॉल्यूशन बनाया गया है। एक है यहां पर NaCl और दूसरा है ग्लूकोज। इनका सॉल्यूशन बनाया गया है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। तो NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हम उसको पाई से डिनोट करेंगे, वो है 0.1 और जो ग्लूकोज है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.2। क्लियर। इस NaCl सॉल्यूशन का हमने लेना है 1 लीटर और इस ग्लूकोज के सॉल्यूशन का हमने लेना है 2 लीटर और दोनों को मिला के एक नया सॉल्यूशन तैयार करना है जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम करना है, ये मालूम करना है हमें। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है π1v1 प्लस π2v2 बाई टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। ठीक। तो अब देखिए π1 कितना दे रखा है 0.1, v1 कितना है हमारे पास 1 लीटर इंटू 1 प्लस π2 है 0.2, वॉल्यूम कितना मिलाना है इसका 2 लीटर बाई 1 प्लस 2। क्लियर। अब आओ इसमें, तो 0.1 प्लस 0.4 बाई 3, तो बच्चों ये हो जाएगा 0.5 बाई 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500 बाई 3 इंटू 10 की पावर -3 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 167 इंटू 10 की पावर -3। तो आंसर हो जाएगा 167। क्लियर। तो जो x आपको मालूम करना है उसकी वैल्यू है 167। क्वेश्चन नंबर 4, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन पूछा है। यहां पर जो है दो प्रोटीन है और उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है। देखिए दिस इज प्रोटीन 1 और या प्रोटीन A मान लो और दूसरा तरफ है प्रोटीन B। जो प्रोटीन A है उसका हमें वेट दे रखा है, W इक्वल टू है 0.73 ग्राम और इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 250 और जो दूसरी प्रोटीन है उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 1 लीटर और उसका वेट हमें दे रखा है W इक्वल टू 1.65 ग्राम। अब बच्चों ये पूछ रहा है कि इनके मोलर मास का रेशियो क्या होगा। मोलर मास यानी M के बारे में हमें पता करना है और इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के बराबर है क्योंकि दोनों आइसोटोनिक है। आप देखिए बच्चों, तो जो हमारे पास प्रोटीन A है उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई A इक्वल टू I इंटू सी इंटू RT और जो प्रोटीन B है उसके लिए होगा पाई B इक्वल टू I इंटू सी RT। ठीक है बच्चों। अब देखिए T R और I सेम होगा क्योंकि प्रोटीन जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू एक ही होने वाली है। तो यहां पर हम ले सकते हैं पाई A इक्वल टू CA और पाई B इक्वल टू CB। क्लियर। अब दोनों आइसोटोनिक है यानी CA इक्वल टू CB है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन या दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। तो पाई A इक्वल टू पाई B, तो तब आ जाएगा CA इक्वल टू CB। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जो CA है पहले इसके लिए आप मॉलिक्यूलर मास देखो तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है मोलैरिटी, ये तो होता है। आप देखिए तो इसमें आ जाएगा बच्चों, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू सॉल्यूट का वेट यानी W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई V, ये होता है 0.73 बाई M2 हमें मालूम करना है इंटू 1000 बाई V कितना है 250। अब ये तो था हमारे पास बच्चों प्रोटीन A के लिए। अब उसी तरह प्रोटीन B के लिए भी होगा, इक्वल टू हो जाएगा
सेम टू सेम W2, तो W2 कितना यहाँ पर दे रखा है 1.65 बाई M2, यानी इसको चलो MB लिखो, इसको मैं MA लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनटू 1000 बाई, ये 1 लीटर है तो ये भी 1000 हो जाएगा, है ना, तो इसको तो काट दो, ठीक है, ये कट जाएगा ऊपर से 4 से, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 0.73 इंटू 4 बाई MA प्रोटीन 1, और हो जाएगा 1.65 बाई प्रोटीन B। तो अब इसको नीचे ले आओ तो ये बच्चों आ जाएगा 1.76, या आप इसको ले सकते हो 1.77, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 177 इंटू 10 की पावर -2, तो -2 में दे रखा तो 177 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर पूछ रहा है कि NaCl एक सल्यूट है जो कि वाटर के साथ एक सोल्यूशन बना रहा है, तो कितनी अमाउंट NaCl की लगेगी अगर हम उस 1600 ग्राम वाटर ले और उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना होना चाहिए -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी दे रखा है। क्लियर, तो हमें निकालना है वेट ऑफ सल्यूट, और सल्यूट कौन सा है हमारे पास NaCl। क्लियर, तो बच्चों यहां पर जो है एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू M इन KF। अब देखिए यहां पर हमें डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 0.2 इक्वल टू I, मतलब कितने नंबर ऑफ आयन बनेंगे, तो NaCl से 2 आयन बनते हैं, और यहां पर KF की वैल्यू कितनी है 2 है, बस हमें M देखना है, तो M होता है बच्चों W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1, ऐसा होता है मोडालिटी, तो हो जाएगा 0.2 इक्वल टू 4 इंटू W2 हमारे पास कितना है, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 58.5 इंटू 1000 बाई वाटर का वेट कितना दे रखा है 600 ग्राम, है ना। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों W की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1.75 ग्राम, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये टेक्सटुअल क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर पूछा है कि 2 ओपन बीकर है जिनमें एक में सॉल्वेंट है और एक में सॉल्यूशन है, तो यहां पर मैं एक बीकर ये बनाता हूं और दूसरा बीकर ये बना दिया, दिस इज बीकर ए, दिस इज बीकर बी। इसके अंदर है प्योर सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट, और इसके अंदर है सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, तो सल्यूट हमारे पास क्या है एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। क्लियर, अब देखिए बच्चों पूछा है कि जब टाइम गुजरेगा तो क्या चेंजेस आएगा, तो आपको मालूम है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो सॉल्वेंट है वो कम वेपोराइज होगा, ये तो होगा कम वेपोराइज होगा, तो यहां पर जो स्टेटमेंट ए है उसको आप देखोगे तो करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, जो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो कम वेपोराइज्ड होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, लेकिन जो सॉल्वेंट है उसका डिक्रीज होगा क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा है। क्लियर, तो ये जल्दी जल्दी वेपोराइज्ड होगा एज कंपेयर टू मिक्सचर, तो आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हमने वाटर में बनाया, तो वाटर का वेट दे रखा है, वेट ऑफ वाटर यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 180 ग्राम, और हमारे पास कई सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं जिनमें ए बी सी 3 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, और तीनों का वेट सिमिलर है 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, है ना, बस केवल मोलर मास नीचे अलग अलग दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
का ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, आपने पढ़ा होगा ये, है ना। तो अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूट के मोल निकालो और सॉल्वेंट के मोल निकालो, ये तो हुआ ना। तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है यानी X2 है वो हो जाएगा बच्चों N2/N1 प्लस N2, और N2 क्या है? सॉल्यूट के मोल, और N1 क्या है? सॉल्वेंट को मोल। तो पहले सॉल्वेंट के मोल तो हम यहीं पे निकाल लेंगे। तो 180/18 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो हमने इसके नंबर ऑफ मोल निकाल ले 10। अब तीनों सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकालने, तो वेट दे रखा है, बाय मॉलिक्यूलर वेट करते जाओ। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना? ए का 100 ग्राम, बी का कितना है 200 ग्राम, और सी का कितना है 10,000 ग्राम पर मोल। तो यहीं पे नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो इसका हो जाएगा 0.1, इसका हो जाएगा 0.05, और सी का हो जाएगा 10⁻³ क्लियर। तो ये हमारे पास सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल आ गए हैं, ठीक। अब तीनों के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए, और उसके बाद बी, उसके बाद सी, है ना। तो तीनों का देखते हैं अब। तो बच्चों ये वाला X2 वाला हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो N2 हमारे पास कितना आया? N2 आया हमारे पास 0.1/N1 प्लस N2। तो 10 तो था ही, प्लस 0.1 इधर आ गया, है ना। तो 10.1 आ गया है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/101, इतना हो गया। दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.05/10 प्लस 0.05, तो हो जाएगा 10.05। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 1/201। और लास्ट वाला जो सी है वो उसका नंबर ऑफ मोल है 10⁻³ और हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बच्चों 10। तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। अब आपको दिख रहा है कि जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा है, ए का मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर बी का मोल फ्रैक्शन, फिर सी का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर कॉज करेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्लियर? ए देन बी देन सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक हमारे पास है एन हेक्सेन और दूसरा हमारे पास है एन हेप्टेन। तो बच्चों यहां पर एन हेक्सेन के मोल हैं 1 और एन हेप्टेन के मोल दे रखे हैं 3, और इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल प्रेशर यहां पे दे रखा है, यानी PT इक्वल टू है 550 mmHg। समझे बात आ गई? उसके बाद बोल रहा है कि सेम टेम्परेचर है और दोनों के मोल चेंज करके हम एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे जिसका टोटल वेपर प्रेशर 10 mmHg हो जाता है। तो एन हेप्टेन का प्योर स्टेट में प्रेशर क्या होगा? क्लियर? तो पहले ये जो हमने लिखा है इसके लिए इक्वेशन तैयार करते हैं। तो PT इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी हेक्सेन, ए को मैं हेक्सेन मान लेता हूं और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को मैं हेप्टेन मान लेता हूं, ठीक है। तो PT हमारे पास है 550 इक्वल टू, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होता है? प्योर स्टेट में ए का प्रेशर इंटू ए का मोल फ्रैक्शन प्लस प्योर स्टेट में बी का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना। तो अब देखिए ये तो हमारे पास है नहीं पी, ये तो है सच लिखेंगे। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/4 और प्लस पी बी भी हमें मालूम नहीं है, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 3/4, है ना। तो 1/4 और 3/4, ठीक है।
तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 2200 इक्वल टू PA0 प्लस 3PB0। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब आगे देखो, अब इनके मोल चेंज करते हैं। तो जो हमारे पास N हेक्सेन है और दूसरा हमारे पास N हेप्टेन है। अब ये बोल रहा है कि इफ 1 मोल ऑफ N हेप्टेन इज एडेड टू द सॉल्यूशन। तो N हेप्टेन का अब मोल हो गए 4, पहले 3 थे, और N हेक्सेन के मोल उतने ही हैं, यानी ये हो जाएगा 1। और अब जो नया सॉल्यूशन बनाया है उसका वेपर प्रेशर 10 mmHg अलग इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले 550 था, तो 550 10 कितना हो जाएगा 560। क्लियर। अब इसके लिए इक्वेशन निकालते हैं। तो PT इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, तो PT अब कितना हो जाएगा 560 इक्वल टू PA की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पर PA0 प्लस XA, सॉरी PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। अब देखिए, तो इधर हो जाएगा 560 और PA0 इंटू XA, तो इस समय XA हो जाएगा 1/5। क्लियर। और प्लस PB0 और XB हो जाएगा 4/5। तो बच्चों ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2800 इक्वल टू PA0 प्लस 4PB0। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2800 माइनस 2200 इक्वल टू इक्वेशन 2 है PA0 प्लस 4PB0। ये हो जाएगा माइनस PA0 प्लस 3PB0। क्लियर। अब PA प्लस PA माइनस काट दो। ठीक है, और ये क्या बचा हमारे पास, एक PB। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 600। तो PB0 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 600। ठीक है, तो यहां पर जो N हेप्टेन है उसका प्योर स्टेट में प्रेशर कितना होगा 600 mmHg। तो आंसर हो जाएगा 600। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर हेनरी कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछा है और स्टेटमेंट देखिए और आप बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों देखो, टेबल आपके सामने दी है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये गैसेस है। क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ए है, वो ये बोल रहा है कि अल्फा हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट गिवन प्रेशर। तो यहां पर बच्चों जो KH की वैल्यू है अल्फा के लिए वो कितनी है 50। जो हेनरी कांस्टेंट है वो सॉल्युबिलिटी के जस्ट अपोजिट होता है, यानी हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो देखो यहां पर अल्फा का हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, तो बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट नहीं है। क्लियर। बी स्टेटमेंट चेक करो। बी स्टेटमेंट बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन 298 केल्विन। ठीक। तो बच्चों देखो, किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गैस, तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 308 टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू 298 केल्विन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों जो टेबल दे रखी है उस टेबल से आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो स्टेटमेंट सही है लेकिन टेबल इसको जस्टिफाई नहीं करती है, इसीलिए स्टेटमेंट हम गलत मानते हैं। सी स्टेटमेंट की तरफ चलो। द प्रेशर ऑफ ए
55.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। तो अब देखो जो गामा का 55.5 मोलल सॉल्यूशन है उसका प्रेशर 1 बार होता है। तो यहां पर हम इक्वेशन लगाएंगे PS इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन XA। तो A क्या है हमारे पास, गामा। तो अब देखो बच्चों KH की वैल्यू गामा के लिए कितनी है, गामा के लिए है 2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक, अब जो XA है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। तो मोल फ्रैक्शन यानी सल्यूट के मोल बाई टोटल मोल, ये तो हुआ मोल फ्रैक्शन, है ना। तो बच्चों यहां पर सल्यूट के मोल कितने दे रखे हैं, 55.5। ठीक, तो ये हो जाएगा 55.5 प्लस यहां पर जो है सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। तो वाटर के मोल कितने हो जाएंगे, 55.5, सेम हो जाएगा, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 10 की पावर -5 किलो बार, और ये आगे सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -2 बार। तो यहां क्या दे रखा है, 1 बार। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। तो डी विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। तो डी हमारा आंसर होना चाहिए। अब प्रूफ करते देखो। तो अगेन ये बोल रहा है कि जो हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा का 55.5 मोलल सोल्यूशन का प्रेशर 250 बार होना चाहिए। तो देखो PS इक्वल टू KH इंटू XA। ठीक, KH की वैल्यू डेल्टा के लिए कितनी है, 0.5 इंटू XA कितना हो जाएगा, अगेन सेम 55.5 बाई 55.5 प्लस 55.5। क्लियर। इस पूरे की वैल्यू बच्चों अगर आप निकालोगे तो वो आती है 0.5। कैलकुलेट कर लेना। तो 0.05 कितना हुआ बच्चों हमारे पास, 0.25 किलो बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 बार। यस, तो प्रूव हो गया कि डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पर एक बीकर है, इसमें एक आपने वाटर भरा है और ये एक सील्ड कंटेनर में पैक है। इस तरह के सील्ड कंटेनर में पैक है और इधर इसकी वेपर है, इधर वाटर वेपर है। अब इस वाटर में हमने कुछ ग्लूकोज मिलाया, ग्लूकोज हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इसका जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर का वो क्या होगा। तो एक्चुअल में जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिलाते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ऊपर जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कम होगा। तो बच्चों आंसर होना चाहिए यहां पर सी, यानी लीव्स द सॉल्यूशन डिक्रीज। तो रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल लीव द सॉल्यूशन डिक्रीज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर आपको वेपर प्रेशर और टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर के बीच आपको एक ग्राफ दिख रहा है ना। ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। देखिए तो यहां पर है X, Y और Z, 3 टाइप के हमारे पास कंपोनेंट है। तो देखो बच्चों तीनों का वेपर प्रेशर सेम है, लेकिन सेम वेपर प्रेशर पाने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। यानी X का बॉइलिंग पॉइंट कम है, Y का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, Z का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है। तो X, Y और Z इसका ये बॉइलिंग पॉइंट का इनका ऑर्डर है। क्लियर, क्योंकि सेम वेपर प्रेशर पाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है। तो अब अगर आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ए स्टेटमेंट क्या बोलता है, X हैज हायर इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेयर टू द Y। गलत है, क्योंकि बच्चों जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा। तो ए ऑप्शन सही नहीं है। आप देखो बी, X हैज लोअर इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू Y। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि X का इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होगा एज कंपेयर टू Y, क्योंकि X का बॉइलिंग पॉइंट कम है, Y का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है। सी वाला देखो, Z हैज लोअर इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू Y। गलत, Z का इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Y। तो Z स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां पर बच्चों ऑप्शन में केवल सी दे रखा है, उसमें बी दे रखा है ना, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहां पर पूछ रहा है हमारे पास
कार्बन डाइसल्फाइड जिसका वेपर प्रेशर दे रखा है 512 mmHg, और दूसरा हमारे पास है एसीटोन जिसका वेपर प्रेशर दे रखा है 344 mmHg। क्लियर। अब बच्चों इन दोनों को आप मिलाओगे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसका वेपर प्रेशर इन्होंने दे रखा है 600 mmHg। क्लियर। तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट पता करना है। क्लियर। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, राउल्ट लॉ इज नॉट ओबेड बाय दिस सिस्टम। यस, देखिए इसका जो वेपर प्रेशर है वो 512 है और इसका वेपर प्रेशर 344, तो जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो इसका मतलब बच्चों ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है वो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ, ये पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब इंक्रीज वेपर प्रेशर एंड डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है कि डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा वी ऑल्सो विल बी पॉजिटिव, ये आपको मालूम है। ठीक। अब देखो राउल्ट लॉ इज नॉट ओबेड, यस पॉजिटिव डेविएशन में राउल्ट लॉ ओबे नहीं होता है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ये करेक्ट है ना। देखो बी, ए मिक्सचर ऑफ 100 ml, अगर आपने 100 ml एक लिया और 100 ml दूसरा लिया तो ये बोल रहा है कि जो मिक्सचर है उसका वॉल्यूम कम होगा एज कंपेयर टू 200 ml। तो बच्चों यहां पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग, वो पॉजिटिव आना चाहिए जबकि ये नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब बी स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड इट विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। सी भी देखो, CS2 एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन टू देमसेल्फ। तो CS2 और एसीटोन जब मिक्सचर में आएंगे तो उनके अट्रैक्शन पावर कम होगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन पावर्स कम होना लाजमी है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन करेंगे। तो सी राइट स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स ढूंढना है। अब डी देखिए, हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड। तो बच्चों जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस आनी चाहिए, लेकिन यहां पर जो है पॉजिटिव आती है, तो इसलिए डी भी ऑप्शन में डी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इसमें से ए, सी और डी राइट स्टेटमेंट है और बी फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। तो चलिए बच्चों ये था हमारे पास JEE मेन डिवीजन का सारा एनालिसिस। अब अगर आपको JEE मेन के 2005 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस चाहिए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आई बटन में वीडियो फ्लैश हो रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है, वहां पर आप क्लिक करके उस पूरे एनालिसिस को देख सकते हैं और उस एनालिसिस का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए बच्चों ये था हमारे पास सॉल्यूशन का एनालिसिस। अगर कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।